स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन की। हम देखते हैं कि हमने बात की कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की। डायनामिक इक्विलिब्रियम का पहले तस्करा करेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम की हमने कहा कि ऐसा इक्विलिब्रियम यानी कि जिसमें रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है, ठीक है। यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है। तो हम कहते हैं कि जिस स्पीड से वो फॉरवर्ड जा रहा है उसी स्पीड से वो बैकवर्ड भी जा रहा है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम है। और कौन सा इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये नॉन स्टॉप इक्विलिब्रियम चल रहा है, ठीक है। यानी कि जो रिएक्शन है वो होए जा रहा है और इक्विलिब्रियम पे ही हो रहा है, तो हम कहते हैं कि ये जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि मूव करते हुए इक्विलिब्रियम है, ठीक है। मूवमेंट शो करते हुए, यानी कि एक रिएक्शन होते हुए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो दो साइंटिस्ट ने जो है वो हमें जो है वो दिया। और ये कौन से साइंटिस्ट हैं, हम इनका नाम लिखते हैं। एक साइंटिस्ट है हमारे पास केटो एम गोल्डबर्ग, GULDBERG, गोल्डबर्ग, ठीक है। और दूसरे साइंटिस्ट है हमारे पास पीटर वेज, PETER WAAGE, ठीक है। इन्होंने ये जो हमारे पास लॉ है ये इन्होंने दिया था 1864 से लेके 1879 तक। अब इन्होंने इस दौरान जो है इन्होंने डिस्कशंस हुई हैं, डिस्कवरीज हुई है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि काफी जो है वो रिसर्च हुई और इस दौरान काफी जो है वो इस लॉ की स्टेटमेंट्स दी गई हैं। और हम फाइनली जो स्टेटमेंट है वो आज जो एक लेटेस्ट जो हम स्टेटमेंट है हम वो भी इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम ये देखते हैं कि जो लॉ है, क्योंकि लॉ की जब हम बात करते हैं हम कहते हैं कि लॉ जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, ठीक है। यानी कि लॉ की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो यूनिवर्सल होता है, वो सब चीजों पे एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेबल है हमने पहले ही कह दिया कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जिन रिएक्शंस में अचीव होगा उन्हीं पे जो है वो हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास रिएक्शंस ऐसे आएंगे जिसके अंदर क्या होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, हम उनमें ही जो है वो इस लॉ की बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम जो है वो सबसे पहले ले आते हैं एक इक्वेशन लिख लेते हैं। एक जो है वो हम रिवर्सिबल इक्वेशन लिखेंगे। ये हमारे पास एक रिवर्सिबल इक्वेशन आ गई, ठीक है। एक रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन है, हमने इसको सपोज किया हुआ है, ठीक है। किस तरह से हम देखते हैं कि ए, कैपिटल ए जो हमने लिखा है ये सब्सटेंसेस है, जो कैपिटल लेटर्स है वो सब्सटेंसेस है, जो स्मॉल है वो उनके मोल्स है, ठीक है। किस तरह कि ए के ए मोल्स रिएक्ट करते हैं बी के बी मोल्स से और देते हैं सी के सी मोल्स और डी के डी मोल्स दे रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि ये रिएक्शन है और इसमें हम बात करते हैं कि जब ये रिएक्शन होता है और लॉ इसके मुताबिक क्या कहता है। लॉ इसके मुताबिक कहता है कि जो हमारे पास रेट ऑफ अ रिएक्शन होगा, ठीक है। एक रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो रेट होगा हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब हम फॉरवर्ड की पहले बात कर लेते हैं, चले कि ए मोल्स ऑफ ए जो है वो बी मोल्स ऑफ बी से रिएक्ट करके सी मोल्स ऑफ सी और डी मोल्स ऑफ डी बना रहे हैं, ठीक है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है जो फॉरवर्ड जा रहा है। इसकी बात करते हैं तो हम लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट क्या होता है, जो स्पीड होती है, जिस स्पीड से ये रिएक्शन मूव कर रहा है, जिस स्पीड से फॉरवर्ड मूव कर रहा है रिएक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, कंसंट्रेशंस के, किस चीज की कंसंट्रेशंस के, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के। जो चीजें, जो सब्सटेंसेस रिएक्ट करके फॉरवर्ड रिएक्शन बना रही हैं, ठीक है, उसी के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि हम कहेंगे रिएक्टेंट्स के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हम कहेंगे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के, और कंसंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम किस चीज से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं आर, ठीक है। कैपिटल आर मैंने रेट के लिए ले लिया, ठीक है। आर को कैपिटल आर में रिप्रेजेंट कर रही हूँ रेट के लिए। और फॉरवर्ड रिएक्शन है तो हम इसको छोटा सा एफ लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, रिएक्टेंट्स। यहाँ पे रिएक्टेंट्स जो है हम वो लिख लेते हैं इनके। अब यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं इसलिए हम इनकी प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। और अब हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन, या फिर हम कहते हैं एक्टिव मैस, क्योंकि मैस एक्शन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ कहते हैं किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। फॉरवर्ड रिएक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के,
एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स या जो रिएक्टिंग स्पीशीज होंगे, ठीक है। और यहाँ रिएक्टिंग स्पीशीज क्या है, हम देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीशीज है ए और बी, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि इनके जो है वो प्रोडक्ट, एक्टिव मैस क्या होता है, एक्टिव मैस होता है वो मैस या वो कंसंट्रेशन जो एक्चुअली रिएक्ट कर रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए और बी जो लिखे हैं वो हमने जो है वो वही कंसंट्रेशन ले ली है, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी जो एक्चुअली रिएक्ट कर रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या होगा कि ए जो है, यहाँ पे हमने लिखा ए जो है उसके ऊपर हम जो है वो लिखेंगे स्मॉल ए, क्योंकि इसके स्मॉल ए जो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि बी जो है इसकी भी हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं और इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, स्मॉल बी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए और बी, ठीक है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो कहलाता है कि ये होता है लॉ ऑफ मैस एक्शन, कि हमारे पास हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, हम कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली जब प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है, उसमें हम देखते हैं कि दोनों जानिब जो चीजें हैं वो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे ए और बी की कंसंट्रेशंस जो हैं या अमाउंट्स, हम कंसंट्रेशंस अमाउंट्स को कहते हैं, ठीक है, कि अमाउंट कितनी मौजूद है एक सिस्टम में, एक सोल्यूशन में, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ए बी की जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, रेट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का जो रेट है वो भी क्या कर जाएगा, स्पीड अप कर जाएगा, ठीक है। यानी कि एक रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस चीज से जो है वो किस तरह इंक्रीज करेगा, जब हम इंक्रीज करेंगे क्या चीज, जो रिएक्टिंग स्पीशीज है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम जो है वो सही से करके लिख देते हैं रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है, रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है, जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज होंगे या जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं हम इसके लिए जो है वो एक और चीज भी लिखते हैं, हम वो भी मेंशन करते हैं कि जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, इसका मतलब कंसंट्रेशन है। और कंसंट्रेशन के लिए जो हम यूनिट लिख रहे हैं कंसंट्रेशन, ठीक है, हम पहले लिखते हैं कंसंट्रेशन कि ये कंसंट्रेशन है। और इसके लिए हम जो है वो यूनिट जो हम लिखते हैं वो होता है हमारे पास मोल्स, ठीक है, पर डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब होता है डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मोल्स जो है, मोल्स को हम मेजर ही मोल्स में करते हैं, MOL हम मोल्स के लिए लिख रहे हैं, डेसीमीटर क्यूब हम वॉल्यूम के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि डेसीमीटर क्यूब अगर हम बात करें तो डेसीमीटर क्यूब जो है वो लीटर के बराबर होता है, यानी कि एक डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसको जो है वो मोल्स पर लीटर भी कह सकते हैं, मोल्स पर, यानी कि 1 लीटर में कितने मोल्स मौजूद हैं, ठीक है, एक सब्सटेंस के, वो उसकी क्या होती है कंसंट्रेशन, और इसको हम जो है वो इस स्क्वायर ब्रैकेट से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिंग स्पीशीज के, ठीक है। और लॉ ऑफ मैस एक्शन कहता है कि जब हम जो है इस रिएक्शन की, हम चले ये इस रिएक्शन को सामने रखेंगे, ये रिएक्शन है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का अगर हम रेशो, इसके जो है वो सब्सटेंसेस की रेशो लेते हैं, रेशो किस तरह से लेते हैं हम ये भी बात कर लेते हैं कि रेशो किस तरह से आएगी। इसकी रेशो कुछ इस तरह होगी कि हम कहते हैं कि जो कैपिटल सी के जो सी मोल्स है, ठीक है, और इसकी प्रोडक्ट ले लेते हैं डी के साथ, कैपिटल डी की डी मोल्स के साथ, ठीक है, डी मोल्स के साथ। इसकी रेशो किसके साथ, इसकी रेशो होगी कैपिटल ए के ए मोल्स के साथ, ठीक है, और जिसकी प्रोडक्ट हम किसके साथ ले रहे हैं, कैपिटल बी के बी मोल्स के साथ, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी एक प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ये हमारे पास जो है वो एक आ जाती है कांस्टेंट, ठीक है, ये एक आ जाता है कांस्टेंट चीज, ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। यानी कि जो ये रेशो है हमारे पास, ठीक है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन की ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, तो ये जो है वो हमेशा हमारे पास क्या होती है, एक जो है वो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को हम जो है वो यहाँ पे नाम इसका लिखते हैं, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, ये कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। और इसके साथ हम EQ भी लिखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है। ये एक हमारे पास कांस्टेंट चीज आ जाती है जो कि जब हम जो है वो रेशो लेते हैं प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की, और यही हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ मैस एक्शन है कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं रेशियोज की फॉर्म में, और हम जो है वो इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है। तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ मैस एक्शन।